Assalamu alaikum. I am Dr. Hafsa Shahid, a new house officer at the Mayo Hospital, Lahore, a recent graduate of King Edward Medical University. I have 10 to 11 international publications, and I am going to brief you a little about my personal experience and about my research journey. How did it all started? It all started when it was COVID. जब कोविड आया, वेले 4th ईयर था मेरा, वेले रह के बस थक गए। ऊपर से हमारे थोड़ा पीयर प्रेशर क्रिएट हुआ कि हर बंदा रिसर्च कर रहा था। हर 2 दिन बाद ग्रुप में फॉर्म आया हुआ था कि फिल कर दो। तो आउट ऑफ पीयर प्रेशर आई टुक अ डिसीजन कि यार मुझे भी ना रिसर्च करनी है। There was a teacher of mine in biology back in FSC who once told me कि हफ्सा जब भी रिसर्च करनी हो ना, come to me, I'll teach you how to do research। तो फिर I texted him, तो उन्होंने मुझे कहा, टॉपिक मैंने उनके साथ मिलकर सेलेक्ट किया, आउट ऑफ क्यूरोसिटी बस हमारा टॉपिक सेलेक्ट हुआ। लेकिन 5 मिनट्स वी सेलेक्टेड अ टॉपिक आउट ऑफ अ 5 मिनट टॉक। तो फिर हमने जो है ना टॉपिक सेलेक्ट किया। अब उसके ऊपर काम था डाटा कलेक्शन का। तो डैट वाज अ ओरिजिनल स्टडी। आई टुक अ स्टार्ट विद एन ओरिजिनल स्टडी। तो ऊपर से जो है ना वो टॉपिक जो था वो था कि आपने कोविड के डॉक्टर्स से जो है ना एक्सपोजर को करना है। तो डैट वाज अ डिफ़िकल्ट थिंग बैक देन, क्योंकि कोविड का एक्सपोजर इतना था। माई मॉम वॉन्ट लेट मी गो आउट एंड देन गो एक्सपोज टू द हॉस्पिटल। तो फिर मैंने ऑनलाइन किया। आई डू मच ऑफ द स्टूपियस थिंग, आई टेक्सटेड ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दी YDA पेज, जो भी वहाँ डॉक्टर से क्या अगर आप प्लीज़ हाउस ऑफिसर हो, जो भी हो, कोविड वार्ड में काम करे हो नहीं करो, प्लीज़ मेरा फॉर्म फिल कर दो। एंड देन आई मेट ग्रेट पीपल फ्रॉम देयर टू। मतलब बहुत अच्छे लोग भी मुझे वहाँ मिले, जिन्होंने मुझे खासतौर पे एक जो मेरे मेंटर थे, मेरे सीनियर थे, मुझे वो भी वहीं से ही मिले। उनके साथ पे मेरी सारी इंटरनेशनल पब्लिकेशन मेन उनके साथ हुई। तो खैर इस तरह से मेरा जो है ना स्टार्ट हुआ। ड्यूरिंग जर्नी ये था कि बहुत सारे हमारी क्लास के लोग थे जिन्होंने रिसर्च की थी, कर रहे थे। व्हेन आई कॉन्टेक्टेड देम फॉर हेल्प, तो मोस्ट ऑफ देम पुल्ड मी डाउन। बहुत कम लोग थे जिन्होंने वाकई मुझे सपोर्ट किया या एटलीस्ट मेरी हेल्प की। वो काम सिर्फ बमुश्किल 5 मिनट का होता था, जिसके लिए मुझे 3 4 दिन वेट करना पड़ता था अगले बंदे का कि यार ये कब अवेलेबल होगा, तो मुझे करना पड़ेगा। फिर उसी टाइम उसी ड्यूरेशन में, कोविड के ड्यूरेशन में काफ़ी कॉलेजेस ने ऑनलाइन वर्कशॉप वगैरह करवाई, क्योंकि तब कुछ भी नहीं हो रहा था। काफ़ी कॉलेजेस ने, AKU ने और बाकी सब कुछ, मैंने पेड वर्कशॉप भी अटेंड किए। उससे भी मैंने रिसर्च सीखी। कुछ फिर भी मतलब मसले होते थे जो नहीं आपको वहाँ से भी क्लियर होते थे, उसके लिए फिर आपको यूट्यूब पे जाना पड़ता था। तो क्वाइट अ टफ जर्नी। फिर मैसेंजर पे आई मेट माई मेंटर देयर। फिर मैंने उनको सारा बताया। वो पहले से ही इन थे काफ़ी पब्लिकेशंस वगैरह में, तो उन्होंने मुझे अपनी पब्लिकेशंस में ऐड किया। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप ओरिजिनल आर्टिकल में एफर्ट करते रहो, लेकिन ओरिजिनल आर्टिकल का आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता है जितना आपको सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस का मिलता है। वो आपके काफ़ी ऊपर जाके पब्लिश हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे इंपैक्ट फैक्टर में। और इस दिन आर्टिकल में बहुत मेहनत भी कर लो आप, तो वो इंटरनेशनल चले ही जाए तो बहुत बात होती है, इंपैक्ट फैक्टर तो बहुत दूर की बात है। तो फिर उन्होंने मुझे काम सिखाया कि हाउ टू डू अ मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमैटिक रिव्यू उन्होंने मुझे सिखाया, उसके डिफरेंट प्रोसेस सिखाए। फिर उसके बाद मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया एंड देन आई गॉट पब्लिकेशन विद हिम। और फिर ये वाला आर्टिकल भी जो मेरा कंप्लीट होना था, ओरिजिनल आर्टिकल, ये भी फिर उनके साथ ही गया है। लेकिन research journey was quite difficult for me. It was quite traumatizing for me. I met this person after a long time of my struggle, but still it was earlier than others. तो बाकी मैंने जिससे भी पूछा है, हर बंदे ने जो है ना मतलब मुझे पुश डाउन नहीं किया है कि नहीं यार तुम नहीं कर सकती, या कुछ सीनियर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि अभी 4th ईयर में हो, अभी क्या करने की ज़रूरत है, आराम से हाउस जॉब में आना, फिर करना, या फिर ग्रेजुएशन के बाद करना, अभी अपने 4th ईयर पे ध्यान दो, फाइनल ईयर पे ध्यान दो। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि आपको जो है ना डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, आपको डिग्रेड करेंगे कि नहीं अभी मत करो, हमने भी नहीं किया था तो आप भी मत करो। दैट इज़ नॉट अ थिंग। अगर उन्होंने नहीं किया तो अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो ये चीज़ होनी चाहिए ना। मेरा एक्सपीरियंस ये है। बाकी कुछ आपके होते हैं अच्छे लोग भी आपको मिलते हैं अपने जर्नी में, बुरे लोग भी मिलते हैं। मतलब मेरा ज़्यादा बुरे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ मे बी, तो इस वजह से मेरा कोई ख़ास इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा। बाकी अगर आप लोगों के लिए मेरी ये ओपिनियन है कि अपनी टीम अच्छी सेलेक्ट करना, एटलीस्ट जो आप लोगों के साथ सिंसियर हो, क्योंकि एट दी एंड रिसर्च सब नहीं सीख जानी है, आपने भी सीख जानी है, आपके साथ वालों ने भी सीख जानी है। तो बात ये कि और जो है ना मतलब सिंसियर लोग सेलेक्ट करना, और दूसरा डेडिकेटेड हो, क्योंकि रिसर्च आपकी तब तक नहीं होती जब तक आप डेडिकेटेड ना हो। बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे एट विच वांट टू गिव अप, बट यू डोंट हैव टू गिव अप एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट, यू हैव टू कीप गोइंग। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि डेडिकेटेड रहो, कीप गोइंग एंड यू विल गेट अ पब्लिकेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है किसी एक बंदे का, इसने बोला हुआ है कि मेरा एक आर्टिकल कंप्लीट कर लिया मैंने, उसके बाद आप कैसे डिसाइड करते हो किस जर्नल में सबमिट करवाना है वो आर्टिकल, उसका क्या प्रोसेस है। जर्नल सबमिशन, जर्नल सिलेक्शन और पब्लिकेशन और सबमिशन का सारा मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। यू हैव टू गो टू द वेबसाइट। और जर्नल सिलेक्शन का भी मैंने आपको बता दिया, आप लेकिन 3 से 4 पॉइंट्स को अपनी अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। बाकी कुछ जो है आपके वो होते हैं
लाइक जर्नल फाइंडर्स होते हैं जो कि आपको ना वहाँ मिल जाते हैं, जिस तरह एल्सेवियर का जर्नल फाइंडर है। आप यही जर्नल फाइंडर आप जाके गूगल करोगे तो वहाँ पे आ जाएंगे। यू हैव टू पुट योर एब्स्ट्रैक्ट देयर, वो आपको बता देता है कि लाइक ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है और इसके अकॉर्डिंगली आपको लिस्ट आ जाती है जर्नल्स की कि ये आपके लिए मोस्ट मतलब सूटेबल है। फिर उनके हिसाब से आप अपने लिए उनमें से कोई एक आर्टिकल आप निकाल लेते हो जो कि आपके उन 3 से 4 क्राइटेरियाज़ को फिट कर रहा हो, जो कि आपका पब्लिकेशन टाइम था, APCs थे, और उसके बाद क्या कहते हैं आपकी इंडेक्सेशन थी। सेकंड, हाउ टू फाइंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ विद अदर इंस्टीट्यूशन। तो ये है कि ये आप जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके ही करते हो, लाइक फ्रेंड्स के साथ आप मिलके करते हो। लाइक आपका फ़र्ज़ करें कि आपके कुछ लोग का एडमिशन बाहर हुआ हुआ है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हो कि यार कोई बंदा अगर रिसर्च में एक्टिव है तो मेरा कॉन्टैक्ट करवा दो, या आपका कोई सीनियर है जो कि आपको इस तरह से मेंटरशिप प्रोवाइड कर रही है वो, तो काइंडली मेरा भी कॉन्टैक्ट करवा दो। और इस तरह से आप फिर उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेते हो आप उनसे। अगर आप डेडिकेटेड हो गए तो आई थिंक आपको कोई भी बंदा मिल जाएगा मेंटरशिप के लिए। मेंटरशिप वॉन्ट बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू, you just have to be dedicated enough. You have to assure the other person that you are dedicated. Like if he gives you a task, you have to complete it very dedicatedly, wholeheartedly. तो उस बंदे को पता चल जाएगा कि you are dedicated and then he will be more than available to mentor you. How to decide a topic, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑन विच टॉपिक्स कैन वी डू कंडक्ट रिसर्च एट अंडरग्रेड लेवल। अंडरग्रेड लेवल पे सजेस्ट कि आप बेसिक लेवल की रिसर्च करो, मेडिकल स्टूडेंट पे रिसर्च करो, लाइक ऐसे रिसर्च करो जो कि आपके डाटा कलेक्ट करना ईजी हो और उसका टाइम भी कम हो। जैसे आप अगर कोई बहुत रेयर डिजीज़ पकड़ के बैठ जाते हो तो आपकी पब्लिकेशन तो अच्छी हो जाएगी बट इट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम, बहुत लंबा प्रोसेस वो ले लेगी आपकी जो है ना पब्लिकेशन बनने तक। तो इसलिए आपको जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपका टॉपिक ऐसा हो जो कि इजीली अवेलेबल हो, और जो है ना उसके पेशेंट भी ज़्यादा, जिस तरह थायराइड का कोई टॉपिक है, थायराइड के पेशेंट आए पड़े रहते हैं आपके OPD में। तो इस तरह जो है ना आपने इस तरह का टॉपिक लेना जो कि आपकी पब्लिकेशन के लिहाज से भी आपको टाइम ज़्यादा ना लगे। लाइक जब तक आप पब्लिकेशन चाह रहे हो तब तक आपकी निकल भी आए। व्हाट इज़ साइनॉप्सिस, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। सैम्पल साइज़ कैलकुलेटर, हाँ डिफरेंट साइज़ के सैम्पल साइज़ कैलकुलेटर हैं जो कि आपके यूज़ होते हैं। आप गूगल करोगे आपके पास सैम्पल साइज़ कैलकुलेटर आ जाएंगे। वहाँ पे आपने टोटल पॉपुलेशन अपनी डालनी होती है, कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने 95 ही रखना होता है, मार्जिन ऑफ एरर 5% आपने रखना होता है। उससे आप टोटल पॉपुलेशन डालो और आपको जो है सैम्पल साइज़ का बता देता है। जिस तरह फ़र्ज़ करें मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, तो अगर हम KE के मेडिकल स्टूडेंट्स पे MBBS के हम करना चाह रहे हैं तो व्हाट विल बी माई टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन होगी हमारे 5 सालों के सारे स्टूडेंट्स, 350 ऑलमोस्ट यहाँ एक क्लास में होते हैं। 350 × 5 = 1750। तो आपको जिस आप ये टोटल पॉपुलेशन में 1750 डालोगे, सैम्पल साइज़ कैलकुलेटर आपको सैम्पल साइज़ बता देगा कि इतना सैम्पल साइज़ है आपका जो कि आपने फॉर्म्स कैलकुलेट करने हैं। बेटर टू हैव फॉर्म्स मोर देन डैट, क्योंकि अक्सर लोगों ने इनकम्प्लीट फिल किए होते हैं, कुछ को आपको एक्सक्लूड करना पड़ जाता है जो कि आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया पूरे नहीं उतरे होते। तो बेटर टू हैव अ लिटिल बिट मोर देन डैट। Please guide about doing research from basics. Also, how can we use this skill? Yes, you can use this skill on Fiverr. Like you just need to do the practice. प्रैक्टिस अच्छी हो और दूसरा आपकी स्किल्स अच्छी हो, जब आपने सीखा अच्छा हुआ डिफरेंट वर्कशॉप से इवन पे करके, तो आप इसको Fiverr पे इजीली अपना अकाउंट बनाकर डिफरेंट एज अ रिसर्चर आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। यू हैव टू राइट द आर्टिकल एंड दे पे यू फॉर इट। यहाँ पे हमारे मतलब हैं लोग जो इस तरह से काम कर रहे हैं, दैट इज़ द गुड थिंग। यू जस्ट हैव टू डिस्प्ले योर वर्क। आप इस डिस्प्ले के लिए आप अपने जो अपने खुद के पब्लिश आर्टिकल हैं वो आप दे सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि देखो मेरे इतने इतने इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिकेशन एंड दे विल पे यू अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू योर वर्क। नेक्स्ट इज़ हाउ कैन वी डू रिसर्च अलॉन्ग विद, लाइक हाउ टू मैनेज योर रिसर्च विद योर स्टडीज़। रिसर्च इज़ अ लेंथी थिंग। लाइक यू कैन, अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर रोज़ाना के 2 घंटे निकाल के आप इजीली उसको 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपकी टीम आपके साथ डेडिकेटेड है और आपके साथ हेल्पिंग है। लाइक आप टीम के साथ मिल के काम कर रहे हो तो इतना मुश्किल काम नहीं होता है। एंड रिसर्च इज़ अ थिंग टू डू अलोन, लाइक यू कैन डू इट बट बेटर टू हैव अ टीम, क्योंकि वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ हो जाती है मैनेज करना और सारा कुछ। 4 से 5 लोगों की भी टीम है तो आप इजीली एक माह में अपना आर्टिकल निकाल सकते हो विद अ वर्क ऑफ लाइक 2 to 3 आवर डेली, नॉट एनी मोर। ओके, डिटेल्स अबाउट द इंटरनेशनल गाइडलाइन फॉर रिसर्च राइटिंग एंड पब्लिकेशन। इंटरनेशनल गाइडलाइन में एक तो ये है कि लाइक टू बी वेरी, आपने जो है ना हर अपनी चीज़ में बहुत ऑनेस्ट रहना है। आपने कोई अपने से डाटा फैब्रिकेशन नहीं करनी, डाटा मैनिपुलेशन नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आपके रिसर्च एथिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, लाइक IRB अप्रूवल होना चाहिए। अंदर आपने कोई पैसे लगा के इस तरह से काम ना किया हो, क्योंकि उन्हें आइडिया हो जाता है इस चीज़ का भी। हमें लगता है कि लाइक उन तक ये बात कैसे पहुँचेगी, बट दे कैन सेंस इट। मतलब उनका इतने सालों का एक्सपीरियंस होता है, दे कैन इजीली सेंस इट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, स्पेशली फॉर एन इंटरनेशनल पब्लिकेशन। यू कैन स्टिल गो फॉर इट, लाइक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग इवन फॉर एन ओरिजिनल आर्टिकल। बाकी अगर आपने इंटरनेशनल का आपका प्लान है तो बेटर टू हैव सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ऑन द टेबल। Can we go for research online? Obviously you can go for research online. You can do various Zoom meetings with your team and you can easily like
एनालाइज कर सकते हो अपने काम को और उसको रिव्यू कर सकते हो इजीली। कोई मुश्किल की बात नहीं है आपके लिए, आप ऑनलाइन बहुत कर सकते हो। बल्कि हमारे यहाँ पे रिसर्च कोलैबोरेशन होती हैं जो कि आप बाहर के एमडीज़ वगैरह के साथ करते हो, तो वो आप ऑनलाइन ही ईजी मतलब कर रहे होते हो। वहाँ वो कंसल्टेंट्स होते हैं, वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। डेट्स इट, जूम की मीटिंग पे सब हो जाता है, लाइक डिस्टेंस तो अब मैटर ही नहीं ना करता, तो वो इजीली आपकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, गूगल फॉर्म है। रेट्रोस्पेक्टिव के लिए आप हॉस्पिटल से जाकर डाटा कलेक्ट कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिव के लिए आपको फॉलोअप करना पड़ता है पेशेंट को, तो उससे आपका कलेक्ट होता है। बाकी डाटा जो आपने कलेक्शन टूल यूज़ करना है, क्वेश्चनर यूज़ करना है, दैट शुड बी प्री वैलिडेटेड, प्री फॉर्मुलेटेड, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। और एज अ बिगनर आई सजेस्ट यू कि अगर आपने बाद में इवन ये बाहर भी जाना है तो बेटर टू हैव एन ओरिजिनल स्टडी फर्स्ट, क्योंकि ओरिजिनल स्टडी अगर आप पहले करते हो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। क्योंकि जब आपने सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस भी करना है तब भी आपको डील तो ओरिजिनल स्टडीज़ के साथ ही करना पड़ेगा ना। तो आप एक ओरिजिनल स्टडी लिख लेते हो, आपको आइडिया हो जाता है कि फर्स्ट करो आपको देखना है मेथडोलॉजी आपने देखने की, हमारा जो सिस्टमैटिक रिव्यू अगर आप कर रहे हो आपको उसके लिए जो स्टडीज़ आपने इंक्लूड की आपने देखना है, केस रिपोर्ट है, ओरिजिनल आर्टिकल है, RCTA के लिए आया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कहाँ से जाके ना आपको पता चलेगा कि स्टडी टाइप कहाँ मेंशन होती है। इस तरह आपने कोई अगर कोई ड्रग की डोजेज देखनी है, आपको आइडिया होगा कि हमने कहाँ पे लिखी होगी, टेबल से हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिल सकती। तो इस तरह बेटर टू हैव एन ओरिजिनल स्टडी फर्स्ट, उसके बाद आप सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस पे जाओ। अच्छा ओके, बेस्ट टाइम फॉर रिसर्च ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, बेटर टू, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी अगर आप फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दो। लाइक ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपकी मेडिकल स्टडीज़ आपकी हेल्प करेंगी, दे वॉन्ट हेल्प। तो इसलिए बेटर ये है कि आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दो, डिफरेंट वर्कशॉप्स लो, वेबिनार्स लो, और क्या कहते हैं पेड रिसर्च वर्कशॉप जो होती हैं, कोर्सेज़ करो जाके, और आप आराम से स्टार्ट कर दो। तो आपके लिए इजीली फिजिबल होता है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होता है आपके लिए स्टार्ट करना। हाँ, थोड़ा आपका लाइक मेडिकल में आके सेटलमेंट के हिसाब से थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि ऑल ऑफ अस डोंट नो एनीथिंग अबाउट मेडिकल वाइल इन फर्स्ट ईयर, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट इशू आ सकते हैं। वैसे आप फर्स्ट ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है इसमें। ओके, अभी कोई मिले तो सही। ओके, स्पीड अप द पब्लिशिंग प्रोसेस। तो स्पीड अप करने के लिए पब्लिशिंग प्रोसेस जो है वो यही है कि आप पहले से कंसिडरेशन अपने माइंड में रखो एक जर्नल की, कि उसने कितने टाइम में करना है। ये आपका अपना ही है, यू कांट फोर्स अ जर्नल जो 2 साल लेता है कि आप उससे कहोगे यार हमारी 3 माह में पब्लिकेशन करो, इससे नहीं, इस तरह नहीं होता है। हर जर्नल की अपनी गाइडलाइन होती है जिसके हिसाब से उन्होंने चलना होता है। तो आपको जर्नल सिलेक्शन के टाइम ही इस चीज़ को माइंड में रखना पड़ेगा कि आपको कितनी देर में चाहिए और आपको इसके हिसाब से कौन सा जर्नल सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्शंस दैट कैन रिजेक्ट अ पेपर, एक तो सबसे पहले आपकी ये आ जाती है जो कि आपके रिजेक्ट कर सकते हैं पेपर, डाटा मैनिपुलेशन जो हमारी सबसे बड़ी होती है। लैक ऑफ रिसर्च एथिक्स आपकी जो है रिट्रैक्ट करवा सकते हैं आपका पेपर, कि अगर कुछ ना कुछ ऐसा रिजेक्ट हो गया तो। सबसे बड़ी डाटा मैनिपुलेशन आती है जो कि आपकी इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है। तो ये चीज़ें जो कि आपके पेपर को रिजेक्ट करवा सकते हैं। या फिर कोई आपकी मेथडोलॉजी में अगर कोई ना कोई मसला है, स्टडी टाइप आपने सही नहीं चूज़ की हुई कि आपने कौन सी स्टडीज़ के अंदर अप्लाई करनी है, तो उसके अंदर भी आपके मसला रहता है। बिना एनालिसिस में कोई आपने मसला कर दिया है, टेस्ट टेस्ट कोई और अप्लाई करना था, आपने अप्लाई कोई और कर दिया, तो फिर उसके लिए भी आपके अंदर इशू आ जाते हैं। तो बेटर टू हैव अ सुपरवाइजर, एंड इफ देयर इज़ नॉट यू कैन ऑल्सो हैव एनी सीनियर ऑफ योर ज़्यादा सुपरवाइजर जो कि आपको रिव्यू करता जाए, जिसकी पब्लिकेशन हो, तो इट्स नॉट अ मैटर। Obviously, you can join an online research opportunity like during your first year and second year. Your year of MBBS doesn't matter at all for your research. What matters is कि आपको काम आता कितना है या आपकी पब्लिकेशंस कितनी है। लाइक पब्लिकेशन इज़ अ प्रूफ कि आपको काम आता है। अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो लाइक आप ऐसे कह रहे हो कि मुझे काम आता है, अगले पास सिखाने के लिए आपको कोई सबूत नहीं है कि लाइक कि हाँ मुझे काम आता है। तो अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से भी आप किसी के साथ भी ऑनलाइन रिसर्च अपॉर्चुनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल कोई मसले की बात नहीं है। और ये आपकी ऑब्वियसली CV को आपको स्ट्रॉगर बनाएगी कि लाइक टिल दैट लेवल यू वर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स रिसर्च। When can we do in these 2 years to make our ERAS application stronger? What are other research opportunities? Either it is first and second year student or even a final year MBBS students, most of them are equal according to research. अगर आपकी कोई पब्लिकेशन नहीं है तो आप फाइनल ईयर को फर्स्ट ईयर को आपकी कोई पब्लिकेशन नहीं है, यू आर इक्वल। तो इसलिए ईयर आपका मैटर ही नहीं करता है। जो आप अब बाकी अब ये है कि क्या कहते हैं आपने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही क्रिएट करनी है। आपको काम आता होगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती जाएंगी। यू विल कॉन्टैक्ट वेरियस MDs, जिस तरह लिंक्डइन के ऊपर आप जो है ना काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लिंक्डइन के थ्रू और ट्विटर के थ्रू आप वेरियस MDs को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर अपने किसी सीनियर के थ्रू आप कह सकते हो कि लाइक जो वहाँ USA सेटल है कि अगर वो किसी आगे से सीनियर अपने सुपरवाइज़र वगैरह को जानते हैं तो वो आपके साथ इन कॉन्टैक्ट करा दे।
बात ये कि जब आपको काम आना चाहिए, अगर आपको काम आता है तो आप कहीं भी रिसर्च अपॉर्चुनिटी आप इजीली अवेल कर सकते हो एंड ऑब्वियसली इट विल मेक योर इरा सिविल वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक का बताया हुआ है वो भी मैंने आपको सारा बता दिया कि आपने कैसे सिलेक्ट करना है टॉपिक। मेटा एनालिसिस के लिए डिफरेंट अप्रोच है, ओरिजिनल आर्टिकल के लिए डिफरेंट अप्रोच है, तो आपने उसी तरह सेलेक्ट करना है टॉपिक। और अगर फिर भी हो तो आप किसी एक आध सीनियर की हेल्प ले सकते हो अपने, जिसने रिसर्च की हुई है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर देगा कि आपने टॉपिक जो है ना कैसे सिलेक्ट करना है। या फिर कहीं ऐसा भी होता है जिस तरह हमारे पास होते हैं, हमारे पास टॉपिक पड़े होते हैं, लोग काम करने वाले नहीं होते, तो इस तरह आप अपने किसी सीनियर को अप्रोच करो, उनसे बात करके इस तरह हम करना चाह रहे हैं, ये मुझे आता है काम और ये मुझे नहीं आता है, या ये मैं सीख रहा हूँ, और वो आपको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर देते हैं। बस आपको काम आना चाहिए। तो अक्सर के पास ऐसा होता है कि टॉपिक्स पड़े होते हैं, काम करने के लिए टीम नहीं होती है, डेडिकेटेड टीम नहीं होती है, तो गो अप्रोच योर सीनियर्स, टॉक टू देम एंड यू विल हैव लाइक एनी प्रोजेक्ट इफ़ यू आर डेडिकेटेड। हो गया यूट्यूब वाला क्वेश्चन इंश्योरेंस ये जो है इन विच ईयर ऑफ MBBS स्टार्ट वर्किंग ऑन रिसर्च। हाँ ये तो हो गया ना। हाउ टू पब्लिश पेपर नेशनली इंटरनेशनली, हाउ टू स्टार्ट एज अ बिगिनर, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक शुड वन चूज फॉर रिसर्च। हाँ यही वाले, हाउ टू गेट आइडिया अबाउट टॉपिक फॉर रिसर्च। हाँ ये हो गए हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट। इंस्टीट्यूशन मेथड्स ऑफ रेगुलेशन, हाँ ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं। नहीं ये आ गया, हाउ टू पब्लिश आर रिसर्च ऑन पबमेड, एक है बस मेरे ख्याल से। छोड़ देंगे, रहने दें, छोड़ दें। ओके, एक ये और आया हुआ कि हाउ टू पब्लिश आर रिसर्च ऑन पबमेड। तो पबमेड के लिए ये है कि आपने जर्नल सेलेक्ट करना है, वो आपने पबमेड इंडेक्स जर्नल सेलेक्ट करना है सबसे पहली बात, ठीक है। और दूसरा आपने रिसर्च क्वालिटी को भी इंप्रूव करना है ताकि वो उस जर्नल वाले एक्सेप्ट भी कर सकें। एक तो सबसे बड़ी बात जो आपकी इंप्रूव करता है आपकी रिसर्च को, वो सबसे पहले आपका सैम्पल साइज़ आ जाता है। सैम्पल साइज़ आपका जितना ज़्यादा होगा वो आपका बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है उसके ऊपर, आपकी पब्लिकेशन के ऊपर। सैम्पल साइज़ जितना ज़्यादा होता है उतने आपके रिसर्च के एक्सेप्टेंस के चांसेस अच्छे होते हैं इन अ गुड जर्नल, ठीक है। दूसरा आपने रिसर्च एथिक्स को अपने पास अपने माइंड में रखना है, डाटा मैनिपुलेशन आपने नहीं करनी है, और क्या कहते हैं जो एनालिसिस है वो भी आपने सही करना है और किसी ना किसी सुपरवाइज करवा लेना है। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप कोशिश करें कि बेटर टू हैव अ प्रोफेसर विद यू जो कि आपको सुपरवाइज भी करे, या अगर नहीं भी कर रहा है तो एटलीस्ट पब्लिकेशन में आपकी मदद करे, क्योंकि वी ऑल नो प्रोफेसर्स हैज़ बिग कॉन्टेक्ट्स एंड बिग नेम्स, तो आप उनको अपने साथ रखें। तो जो हमारे जो पाकिस्तानी पबमेड इंडेक्स जर्नल है दे कैन ईजिली एक्सेप्ट दैट आर्टिकल। तो दैट्स इट अबाउट पबमेड इंडेक्स जर्नल। थैंक यू सो मच फॉर, बोल दूँ क्या थैंक यू वाला? Thank you so much for listening to me. Baki, if you have any other questions, you can post it in the comment section below and subscribe my juniors channel Dr. Rizwan Zafar. That will be a great favor. Allah Hafiz.